नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आज बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लेक्चर नंबर 6 की। तो लेक्चर नंबर 5 तक आई होप कि आपने कवर कर लिया। अब आगे देखेंगे हम लोग केस ऑफ हेल्महोल्ट्ज। ठीक है, एक सिंपल सा कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि दो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल्स होंगे, दोनों आइडेंटिकल होंगे, मतलब और उनको किस तरह से आप रखे हुए हैं, कोएक्सियली, मतलब कि दोनों के जो सेंटर होंगे ना वो उनके थ्रू आपका एक स्ट्रेट लाइन पास करेगा, है ना। इस तरह से पास करेगा। इधर जो टॉप पोजीशन होगा, ये दो मतलब एक तरह से दोनों क्वाइल एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए होंगे। एक क्वाइल यहाँ पे आ गया, दूसरा क्वाइल पैरेलल इस तरह से आ गया, दोनों को सेंटर को मिलाएंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन पास कर जाएगी वहां से। तो इस तरह से आप उसको रखे हुए हैं, दोनों आइडेंटिकल है। करंट आई आई मान लो यहाँ चल रहा है। और एक खास बात क्या होना चाहिए यहाँ पे केस ऑफ हेल्महोल्ट्ज के लिए, कि जो भी रेडियस ऑफ द क्वाइल है ना, वही डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो गया, वही रेडियस आर। तो ऐसे केसेस में आपको आपको निकालने को कह देगा, जैसे इस मिडिल पॉइंट ओ पर क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड सो बताइए, या इस C1 पे बताइए, या C2 पे बताइए, इस तरह से पूछा जा सकता है। करंट दोनों में एक ही डायरेक्शन में होगा, पैरेलल डायरेक्शन है ना। इसमें अगर क्लॉकवाइज है तो इसमें भी क्लॉकवाइज है। तो इस तरह के कंडीशंस आपको दिए जा सकते हैं। तो कोएक्सियली प्लेस्ड है और रिंग्स आर आइडेंटिकल। तो आप यहाँ पर जैसे मान के चलिए कि मैग्नेटिक फील्ड एट C1 या C2 निकालेंगे तो आपको इक्वल ही आएगा। सो आप देख लीजिए पहले, मैग्नेटिक फील्ड एट C1 या C2। तो देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा कि क्लॉकवाइज स्क्रू घुमाएंगे, उधर कोई और डायरेक्शन होगा, और इसकी वजह से भी यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यहाँ भी क्या होगा, उधर ही डायरेक्शन चलेगा। ठीक है, तो दोनों की वजह से डायरेक्शन तो सेम सेम हो गया, इसके अपने वजह से भी इधर हो गया और इसकी वजह से भी इधर ही हो गया, तो दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप निकालते तो इसकी वजह से भी आपका क्लॉकवाइज घुमाइए, उधर ही होगा, और इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उधर ही जाएगा। तो दोनों के लिए जो होगा आपको यहाँ पर बराबर ही आएगा। और उसको कैसे निकालिएगा, तो देखिए यहाँ पर एक अपने रिंग के वजह से अपने सेंटर पर का कैलकुलेशन होगा, और दूसरे रिंग की वजह से उसका जो एक्सियल पोजीशन होता है उस पर जो वैल्यू आएगी उसकी वजह से कैलकुलेशन होगा, और दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, एक्सियल पोजीशन पर जो वैल्यू हम लोगों ने याद कर रखी है, वो क्या याद कर रखी है, μ0/4 पाई 2 पाई आई। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स मान के चलिए, अगर इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स n है, या n1 n2 भी कभी कभी दे देता है, तो n1 n2 अपना जिसके लिए लिखेंगे उस हिसाब से पुट कर लेंगे, बट इन जनरल आपको आइडेंटिकल क्वालिटी देता है। तो μ0/4 पाई 2 पाई आई या n i, है ना, और फिर क्या r² एंड डिवाइडेड बाय x² प्लस r² टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, ठीक है ना। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मुझे याद है, तो आपको भी याद रखना होगा, आराम से याद रख सकते हैं। μ0/4 पाई 2 पाई n i r² डिवाइडेड बाय x² प्लस r² पावर 3/2। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा कि हमको अगर मान के चलिए यहाँ के लिए निकालना है, तो इसके एक्सियल पोजीशन मतलब कितना दूरी आ गया, ये r दूरी आ गया, तो x की वैल्यू r पुट करेंगे यहाँ पे। तो पुट x इक्वल टू r, जिससे क्या होगा कि इस रिंग की वजह से यहाँ पर की वैल्यू आ जाएगी, या फिर इस रिंग की वजह से यहाँ पर की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो वो चीज वहां पर कैलकुलेट होगा। x को आप r के बराबर यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा सॉल्व करके, तो सॉल्व करके आएगा b μ0/4 पाई 2 पाई। एक काम करिए, ये तो अपना है ही, आप सीधा सीधा ये जो डिनोमिनेटर है ना, बस उसको कैलकुलेट करिए, ये वाला। तो x² प्लस r² टू द पावर 3/2, इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, दिस कम्स टू। तो x की जगह हमने रखा r, तो r² प्लस r² टू द पावर 3/2, 2r² टू द पावर 3/2। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह की बात है तो ये 2 का पावर भी आएगा 3/2 और r² का पावर भी आएगा 3/2, है ना। अक्सर बच्चे क्या होते हैं ना कि यहीं पर कैलकुलेशन करने में गड़बड़ाते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। तो कभी भी 2r² इस तरह से आ गया आपको, तो 2 पर भी पावर चढ़ेगा, और ये जो भी है सेकेंड टर्म r² उस पर भी पावर चढ़ेगा। ओके, याद रखिएगा। जैसे कि आपका ab पर पावर अगर n है, इसको तोड़िएगा ना, तो a का पावर n एंड b का पावर n,
इस तरह से वो टूटता है, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 2 है तो फिर आप करते हैं ना, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, है ना, कुछ भी रहेगा, अगर फ्रैक्शन भी रहेगा तो भी वही बात, हाफ है तो इस तरह से, ठीक है। तो उसी तरह से हमने यहाँ पर किया, कुछ भी पावर है तो वो दोनों जो भी यहाँ पे अंदर में है उसके ऊपर पावर चढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इधर वाले को कैसे सॉल्व करोगे। 2 की पावर अगर 3/2 आ गया तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई भी नंबर है उसका पावर अगर 3/2 आ गया तो उसको आपको कैसे लिखना है, उसको आपको लिखना है एक बार, अगर a की पावर 3/2 है तो लिखिए a इंटू ए की पावर हाफ, क्योंकि आपको पता है ना कि मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, तो इन दोनों को ऐड करिए ना, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, तो 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ना, तो वो इसके बराबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी नंबर का पावर 3/2 है तो एक बार वो नंबर लिखिए और दूसरी बार उसमें रूट लगा के वो नंबर लिख दीजिए, ए टू द पावर हाफ को रूट ए लिख सकते हैं, तो यही वाला काम करेंगे। तो मतलब क्या हो गया, 2 टू द पावर 3/2 क्या लिख सकते हैं 2 इंटू और 2 की पावर हाफ मतलब √2, डायरेक्ट कर दें तो डायरेक्ट कर देते हैं 2 इंटू √2। देखिए मिला लीजिए यहाँ से, जैसे कोई भी नंबर होगा ए है तो ए की पावर 3/2, तो ए एक बार लिखेंगे इंटू ए की पावर हाफ, तो ए हो जाएगा और यहाँ से क्या हो गया √a हो गया। उसी तरह से तो मतलब ए टू द पावर 3/2 को ए इंटू √a, तो 2 की पावर 3/2 को 2 इंटू √2, ऐसे करके लिखा जा सकता है ना। तो बस वही चीज़ बताना है यहाँ पे, ये बार बार रिपीट होगा आगे भी, तो याद रखिएगा। कई सारे कैलकुलेशन में यूज होता है, मेडिकल में पूछा जाता है इस तरह का। तो 2√2 हो गया, 2 की पावर 3/2 को क्या लिखेंगे 2√2, समझ गए सब। और उधर आर स्क्वायर का पावर जो है 3/2, उसमें क्या करना है, तो सीधा सीधा ये 2 का कैंसिल कर दीजिए, आर क्यू बचेगा। तो ये तो आसान है, इसको उस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि लिखोगे तो भी वही आएगा, बट ये सीधा सीधा दिख रहा है हमको कि ये 2 से ये 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, है ना। आप थोड़ा सा ये भी चीज याद रखिए, ए टू द पावर m और अगर होल का पावर n ऐसे कुछ दिया हुआ, इसी फॉर्मेट का है ये, ऐसे देख रहे हैं, ए का पावर m और होल का पावर n ऐसे, तो ये क्या लिखा जाता है, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, m इंटू n हो जाता है। तो वहाँ जो आपका आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 है, उसका मतलब ही हो गया आर का पावर 2 इंटू 3/2, तो ये 2 कट जाएगा, आर क्यू बचेगा, तो वही आपका आर क्यू है, ठीक है। चलिए, तो ये सब छोटी छोटी मैथमेटिक्स है, आई होप कि आपको आता होगा, नहीं भी आ रहा है तो आप समझ गए, आगे बढ़े। तो आपका क्या हो गया कि जब आप ये कंडीशन पुट करोगे x बराबर r, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2r² टू द पावर 3/2, एंड इस तरह से वो फाइनली कन्वर्ट हो गया। तो आपका जो बी एक्सियल यहाँ पे बना μ0/4π2π तो ऊपर का जैसा है वैसा रहेगा, नीचे में क्या हो जाएगा, ये वाला जो टर्म खत्म होके इस टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर अब लिखते हैं, इसलिए बी एट C1 या C2, तो बी एट C1 या बी एट C2 दोनों मैग्नीट्यूड में भी बराबर है, डायरेक्शन में भी बराबर है, इसलिए आप बराबर रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया μ0/4π इंटू 2π/NI एंड डिवाइडेड बाय ये वाला आ जाएगा, मतलब 2√2 इंटू r³, ठीक है। तो ये तो हुआ इसकी वजह से यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पे मान लो निकाल रहे हैं तो इसकी वजह से तो हो गया, अब ये अपना भी रिंग जो है उसकी वजह से भी तो होगा ना, देखिए 2 एरो लगा हुआ है, तो ये तो अभी 1 एरो का काम हुआ है ना। अभी अगर यहाँ निकाल रहे हैं तो इस रिंग की वजह से यहाँ पर तो 1 एरो हुआ, अभी इस रिंग की वजह से अपने सेंटर पर निकलेगा, तो वो क्या होगा, तो रिंग में अपने ही सेंटर पर क्या होता है, तो μ0/4π 2π/NI ये सब रहता है ना, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, जो r होता है, सिंपली एक r हो जाता है, यही चीज होती है। अपने ही सेंटर पर जो एक रिंग होता है उसकी वजह से अपने ही सेंटर पर अगर μ0/4π और i इंटू 2π/r n टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यही चीज रहती है। चलो, तो ये सब पढ़ा चुके हैं, ये देखो अब इसको कैंसिल कर लो और थोड़ा सा अपना सिंप्लीफाई कर लो, जो आ जाएगा सो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2π से इसे काट करके 2 बना दीजिए, ये देखिए अब जो कॉमन है उसको कॉमन लाइए, जैसे क्या है μ0NI/2r, ये तो कॉमन है, तो ये वाला तो पूरा का पूरा μ0NI/2r कॉमन है, तो 1 आ गया। और उसके बाद फिर देखिए इसमें क्या बचा,
तो म्यू नॉट एन आई बाई टू आर कॉमन आ गया, बचा 1/2√2, तो 1/2√2 आपका बच गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका इस सेंटर पर और इस सेंटर पर तो निकल गया। अब आपको एक और पूछा जाता है, कहाँ पर, इस बीच वाले सेंटर पर। ठीक है, तो इस पर आप निकाल सकते हैं क्या। तो चलिए आप वीडियो यहाँ तक उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके ओ के लिए कैलकुलेट करिए, फिर मैं बनाऊंगा। तो आई होप कि आपका हो गया होगा। चलिए मिलाते हैं। ओ पोजीशन के लिए निकालना है। इस रिंग की वजह से भी यहाँ पर ये दूरी r/2 हो गई, इस रिंग की वजह से भी ये दूरी r/2 हो गई। पैरेलल करंट्स हैं दोनों में, जो रिंग है उसमें जो करंट्स है वो दोनों पैरेलली आपका चल रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो फिर आपको एक ही तरफ जाएगा। क्लॉकवाइज में स्क्रू घुमाएंगे, उधर ही एडवांसमेंट हुआ, और इसमें भी क्लॉकवाइज घूमेगा, उधर ही एडवांसमेंट हुआ। तो दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, क्योंकि एक्सियल डिस्टेंस r/2 यहाँ से भी पड़ेगा और r/2 यहाँ से भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें b एट o जो होगा वो 2 टाइम्स, और वो एक्सियल वाला फार्मूले में अब आपको फिर से पुट करना पड़ेगा। तो b एक्सियल वाला याद रखना जरूरी है, म्यू नॉट बाय 4 2 n i r स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2, यही होता है ना। इस बार अब इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू r/2। तो जब ऐसा पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू दी पावर 3/2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x हो गया यहाँ r/2, तो r स्क्वायर बाय 4 हो गया प्लस r स्क्वायर एंड टू दी पावर 3/2। ठीक है, x की जगह r/2 रखा तो r स्क्वायर बाय 4 हुआ। उसके बाद 5 r स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2, तो फिर वही बात, 5/4 का भी पावर हो गया 3/2 और r स्क्वायर का भी पावर हो गया 3/2। उसी तरह से काम करना है। अब 3/2 आया तो बताया आपको पावर, एक बार पूरा पूरा नंबर लिख देना है 5/4, और दूसरी बार इसका क्या करना है, रूट कर देना है 5/4 का अंडर रूट। और इधर क्या हो गया, 2 कट गया तो r³ बचा। इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए, तो ऊपर में आ गया 5√5, और नीचे क्या आ गया, यहाँ पे 4 बन जाएगा 2, और 2 × 4 तो 8 है ना, 5√5/8 × r³। तो ये वाली वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। तो 2 टाइम्स अभी हमको यूज करना है, बाकी वो वैल्यू। तो म्यू नॉट बाई 4 2 n i r स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे जो एक्स्ट्रा प्लस का पावर 3/2 वो कन्वर्ट हो गया किस में, 5√5/8 r³ में। अब ये r स्क्वायर r³, एक r बचेगा है ना, और बाकी चीज़ें अब आप उसी तरह से कैंसिलेशन कर दीजिए। ये यहाँ पे 2 हो गया, और ये 2 इस 2 को खा जाएगा। अब ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8/5√5 है ना, 8/5√5, और ऊपर में क्या सब रह गया, म्यू नॉट n i अपॉन r, म्यू नॉट n i अपॉन r, ये चीज़ रह गई। तो जो ये सेंटर, ये वाला बीच में जो मिडिल में आया वो पॉइंट पर, उसकी वैल्यू हो गई इतनी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है ना। अच्छा, तो 8/5√5 कभी कभी क्या होता है कि आपको ऑप्शन में ये पॉइंट में दे देता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना होगा कि 8/5√5 की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी, वो आपको म्यू नॉट n i बाई r, तो 0.716, तो दिस इज इक्वल टू 0.7। इसको आप कीजिएगा अपने से, कैलकुलेशन दिख जाएगा आपको। ये 8/5√5 करिएगा ना, तो 5√5 कितना √5 होता है 2.236, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये देखिए 11.18 ऐसे कुछ चला जाएगा, 8/11.18 कीजिएगा, जाहिर है 1 से कम आएगा तो वो इस तरह से वो आ जाएगा। ठीक है, आप अलग से कैलकुलेटर पर करके देख सकते हैं। तो ऑप्शंस में आपको रहता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 0.716 एंड देन म्यू नॉट n i अपॉन r, ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है,
और कभी कभी वैल्यू कंपेयर करवा देता है, जैसे कि बोलेगा अपने ही रिंग की वजह से, अगर एक सिंगल रिंग हो और उसकी वजह से अपने सेंटर पर जो वैल्यू होता है उसके साथ अगर कंपेयर करें हम लोग इस V0 वैल्यू को, तो फिर क्या आएगा रिजल्ट, है ना, कहने का मतलब। तो वो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि रिंग का अपने ही सेंटर पर क्या आता है, बी एट सेंटर। एक सिंगल रिंग है जो पहले पढ़े हैं हम लोग, तो वो होता है μ0/4 पाई, और कितना बताया था, आई इंटू 2 पाई, एन है तो एन लगाइए, एंड डिवाइडेड बाय आर, तो ये 2 पाई यहाँ से कैंसिल भी करते थे, तो कहने का मतलब μ0 ni/2r होता था। अभी देखिए यहाँ पे μ0 ni/r है, तो अगर हम कंपेयर करना चाहें इस वाली वैल्यू के साथ, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे अगर मैं गुना कर दूं तो 0.716 इंटू 2 एंड μ0 ni नीचे में 2, इस तरह से। तो देखिए ना यहाँ पर ये क्या बन गया, 1.432, कितना बढ़िया घट रहा है, 432। और ये वाला जो हो जाएगा ये सेंटर वाली वैल्यू हो जाएगी, बी एट सेंटर, ठीक है। मतलब कि एक सिंगल रिंग हो और उसका अपना सेंटर पर जो वैल्यू आएगा, तो उस तरह से कभी कभी कंपेयर करवाता है, तो आप इस तरह से ये भी लिख सकते हैं 1.432 इंटू बी सेंटर, जहाँ बी सेंटर की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है। क्लियर है। तो कभी कभी ऐसे सिचुएशन होते हैं, इसी सिचुएशन को बोलते हैं केस ऑफ हेल्महोल्ट्ज सिचुएशन। ओके, तो ये आप अच्छे से देख लो, समझ लो, फिर आगे का देखिए इसी पर आधारित। तो देखिए बच्चों, साधारण सा सवाल है, पढ़िए इसको, क्या दिया हुआ है। तो कहता है द मैग्नेटिक फील्ड बी, the magnetic field B due to a current carrying circular loop of radius 12 centimeter at its center is given like this. अब कहता है find the magnetic field due to this loop at a point on the axis at a distance of 5 centimeter from the center. तो हो गया, एक सेंटर वाला दिया हुआ है, तो सेंटर का फॉर्मूला हमें पता है, we have B at सेंटर ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप, क्या पढ़े थे, μ0/4 पाई और I इंटू 2 पाई। नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं कर रहा, तो 1 मान लीजिए उसको, वैसे n रखिएगा भी तो कैंसिल हो जाएगा, डजेंट मैटर। तो नहीं दिया है तो आप उसको कैंसिल 1 मान के छोड़ दीजिए, सिंगल टर्न, ठीक है। और बाय आर, और इसको भी अगर आप कैंसिल कर देते हो तो डायरेक्ट याद रखिएगा μ0I/2r, इस तरह से याद रख सकते हैं, μ0I/2r सेंटर पर। अच्छा, और बोला एक्सिस पर, तो एक्सियल पोजीशन पर अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ क्या याद किए हुए हैं, तो μ0/4 पाई 2 पाई, एन छोड़ दीजिए, तो I/r² प्लस x² टू द पावर 3/2, है ना। तो इसमें भी आपका वही ये सब कैंसिलेशन कर दीजिए, और μ0I उसके बाद r² डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 टाइम्स r² प्लस x² टू द पावर 3/2। अब ये जो वैल्यू है ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कहता है कि ये जो सेंटर वाली वैल्यू है, r वगैरह सब दिया हुआ है, वो वैल्यू इतना है ना। तो दोनों को यूज करके अपना बनाना है, तो यहाँ बेटर ये रहेगा आपको कि इसको क्या करिए, आप एक तरह से डिवाइड कर दीजिए। नाउ फालतू डेटा अपने कैंसिल हो जाएगा, बी एक्सियल अपॉन बी सेंटर, तो इस तरह का डिवीजन आपसे अक्सर कई सवाल में करवाएगा, ध्यान रखिएगा। तो एक्सियल आप रखिए, देखिए μ0I/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो μ0I/2 हम नहीं लिखेंगे, एक्सियल वाले के लिए लिख रहा हूँ r² देन r² प्लस x² टू द पावर 3/2। और इसके लिए जो बचेगा आपका नीचे में, यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, μ0I/2 खत्म हो गया, बस एक r बचेगा। तो बी सेंटर के लिए जो नीचे का r होता है, ऊपर में क्या कर देगा, वो उसको r³ बना देगा, है ना। बेसिकली वो 1/r होता है, नीचे में जो ऐसे करके हम लोग लिखते हैं बाय बी सेंटर में, वो 1/r लिखते, तो उसका r ऊपर चला गया, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, r³ बना देता हूँ, ठीक है। आप आराम से करके देख लेना, तो यही आएगा आपका, ऐसे कुछ। ओके, अब सेंटर वाली वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, इसको यहाँ रख के गुना कर लेंगे,
कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है, देखिए 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ज़रूरत पड़ेगा तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे आप, है ना। और उसके बाद आपका एक्स की वैल्यू देखिए ये भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर आपको आर दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, सब वैल्यू दिया हुआ है, तो आप आराम से इसमें पुट करके निकाल सकते हैं, है ना। तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मतलब पुट आर इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर एंड एक्स इक्वल टू गिवन 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखिए इसको, अगर सेंटीमीटर में भी अगर आप रखते हैं, जैसे 12 का क्यूब यहाँ करते हैं, यहाँ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करते हैं, तो सेंटीमीटर ऊपर में भी है, सेंटीमीटर नीचे में भी है, तो वो आपका यूनिट जो है कैंसिल कर देगा। तो मीटर में यहाँ पे नहीं भी बदलिएगा तो काम चल जाएगा, है ना। लेकिन इन प्रैक्टिस अगर और कोई जगह होती और इस तरह से अगर दिया हुआ रहता तो हो सकता था हमें ऐसा यूनिट में चेंज करना पड़ता। यहाँ पर क्या होगा कि आप जितना मल्टीप्लिकेशन ऊपर करोगे चेंज करने के लिए, उतना ही नीचे भी करना पड़ जाएगा, इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप अगर नहीं भी चेंज करते हो तो सीधे भी आपको आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा और आगे। तो 12 का क्यूब और यहाँ पर हो गया 12 का स्क्वायर और ये x 5 का स्क्वायर और ये 3/2, है ना। तो ये 12 का क्यूब, देखिए 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये जो बाय 2 है ना, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है अंडर रूट। तो एक बार जरा यहाँ समझ लीजिए, कैलकुलेशन के लिए ही यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। जैसे ये जो दिया हुआ है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे देखिए, ये जो बाय 2 है ना वो रूट पे चला आएगा, उसके बाद ये क्यूब ओवरऑल हो जाएगा। तो ये चीज़ ऐसे भी लिखी जा सकती है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और फिर रूट करेंगे तो ये 13 बन जाएगा, है ना। मालूम होना चाहिए आपको, क्योंकि 12 का स्क्वायर हो गया 144, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो ये, और इसका रूट करेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 इंटू 13 इतना होता है, ठीक है। चलिए, तो 13 का अब यहाँ पर क्या आ गया, क्यूब, अंदर वाला हो गया, अब ये क्यूब, ठीक। तो कहने का मतलब यहाँ पे नीचे में 13 का क्यूब, तो अब आप इसको 12/13 का क्यूब इस तरह से लिख सकते हैं, ये चीज़। तो इसका मतलब बी एक्सियल क्या आ जाएगा 12/13 का क्यूब इंटू बी सेंटर, और बी सेंटर की वैल्यू देखिए क्या दे रखा था 0.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक। ऑप्शन रहता तो हम लोग थोड़ा और आगे तक सॉल्व करते, अदरवाइज हम लोग इतना तक भी लिख के काम चला सकते हैं। क्लियर है। तो बहुत आसान था, सेंटर वाली बात पता है हमको, एक्सेल वाली बात पता है हमको, सीधा सीधा एक दिया दूसरा पूछ रहा है, रख देंगे जो जो वैल्यू रिक्वायर्ड है आर का एक्स का, वो सब वैल्यूज है हमारे पास, उसमें रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 कॉन्सेंट्रिक क्वाइल्स हैं। इस बार भी दोनों क्वाइल का सेंटर जो होगा यहाँ पर, इस बार क्या हो गया, एक होता है वर्ड कोएक्सियली, ठीक है, और एक वर्ड हो गया कोसेंट्रिक। तो कॉन्सेंट्रिक, तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब एक ही जगह पर होगा, और कोएक्सियली का मतलब कि एक ही लाइन में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, दो कॉन्सेंट्रिक क्वाइल्स, मतलब कि दो क्वाइल हैं और दोनों का सेंटर जो होगा वो एक ही जगह है, ठीक। इच ऑफ रेडियस इक्वल टू 2π, दोनों का रेडियस बराबर है, वो 2π सेंटीमीटर के बराबर है, आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू इच अदर। तो यहाँ देखिए ओरिएंटेशन समझना है कि राइट एंगल टू इच अदर कैसे रखा हुआ है। कहने का मतलब हुआ कि एक अगर ऐसे वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है तो दूसरा जो आएगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से रखा जाएगा, ठीक है, और इस तरह से कि दोनों का सेंटर एक ही जगह लाई करे, तभी वो होगा कॉन्सेंट्रिक। तो मान के चलिए कि जैसे कि हमने एक वर्टिकल प्लेन में ऐसे करके रखा हुआ है ना, ऐसे करके, मतलब कि ये ऐसा वाला हो गया, इस तरह से समझ सकते हैं आप। और दूसरा जो हो गया आपका, जो इसके राइट एंगल रखना होगा तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख देंगे, इस तरह से, ऐसे कुछ, ठीक। तो इस हॉरिजॉन्टल वाले का भी सेंटर यहाँ पे हो गया, वर्टिकल वाले का भी सेंटर यहाँ पे हो गया, दोनों यहीं पर हो गया, है ना। इसी को कहते हैं आप कोएक्सियली। तो जैसे हमारे पास तो ये वायर वाला है ही, तो देखिए इसे समझ सकते हैं, मतलब एक वायर आपका अगर ऐसे रखा हुआ है ना,
ऐसे हो, तो ये वर्टिकल प्लेन में हो गया। यहाँ पर सेंटर हुआ, अब इसी को सेंटर रखते हुए दूसरा जो है ऐसे हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में देख सकते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे ब्लैक वाला दिखाया वो आपको ऐसे हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और ये जो दिखाया रेड वाला ये आपका ये ऐसे करके ले सकते हैं, ठीक। तो एक ऐसा है और एक ऐसा है, ठीक। अब इसमें देखिए समझाने वाली बात क्या होगी कि इनके जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे उनका मैग्नीट्यूड अगर इक्वल करंट है तब तो इक्वल ही आएगा, अलग करंट है तब तो अलग आएगा। डायरेक्शन समझने वाली बात होगी। तो जो वर्टिकल आपका होगा, मान लीजिए एक को हमने आपका ऐसे रखा हुआ है या फिर ऐसे रखा हुआ है और दूसरे का हमने ऐसे रखा हुआ है। तो चलिए जो वर्टिकल वाला है एक ऐसा हो गया, तो इसका देखिए, तो मान के चलिए इसमें क्लॉकवाइज करंट या एंटी क्लॉकवाइज डजंट मैटर। तो मान लीजिए क्लॉक है तो ये डायरेक्शन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा हो जाएगा, और एंटी क्लॉक है तो कोई बात नहीं ऐसा आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर वो वर्टिकल प्लेन में है तो उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये बात क्लियर है। अब दूसरे वाले को देखिए जो कि हॉरिजॉन्टल सर्किल में है, इस तरह से है जो, ठीक है। अगर वो ऐसा है तो ऐसा है तो या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर आ जाएगा वर्टिकल वे में, या अगर क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड आ जाएगा। और दोनों का सेंटर एक ही जगह। इसका मतलब हुआ कि एक वायर के लिए जो कि हॉरिजॉन्टल वाला है उसके लिए वर्टिकल आ जाएगा फील्ड, और दूसरा जो वर्टिकल वाला है उसके लिए हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। तो दोनों को अगर हम लोग एक साथ बात करेंगे तो क्या होगा कि एक रिंग की वजह से हॉरिजॉन्टल में और दूसरे रिंग की वजह से वर्टिकल में, ऐसे आप समझ सकते हैं, है ना। और ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि एक की वजह से ऐसा, दूसरे की वजह से ऐसा, या फिर दूसरे की वजह से ऐसा, कुछ भी होगा, कोई भी रीजन होगा। तो इसका कहने का मतलब होगा कि दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो आपस में कैसे होंगे, 90 डिग्री पर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, ठीक है। और हम जानते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ तो रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं। तो अगर b1 और b2 हुआ, अगर एक b1 हो गया एक b2 हो गया, तो इसका रिजल्टेंट कैसे लिखना होगा, तो रूट अंडर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, बस इतना सा काम करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 2, ठीक। तो 1 की वजह से बताया आपको सर्कुलर करंट, मान लीजिए इस तरह से हम एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं, ठीक, अपनी सुविधा के लिए। एंटी क्लॉकवाइज दिए तो रोटेशन करेंगे, ऊपर आएगा तो हॉरिजॉन्टल वाले का वर्टिकल में, तो ऐसे करके ये b1 बन गया, ठीक। और उसके बाद इधर ये जो वर्टिकल वाला था इस तरह से, तो इसमें भी मान लीजिए क्लॉकवाइज हमने करंट दिया और ऐसे घुमाओगे तो उसका उधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये ऐसे b2 बन गया। आई बात समझ में। तो ये 2 था, ठीक है। अब कहता है कि एक में आपका चल रहा है 3 एम्पियर का करंट, तो इसमें हो गया 3 एम्पियर करंट, और चलिए ब्लैक से ही लिख देते हैं, ब्लैक वाला है तो 3 एम्पियर करंट। और दूसरे में कितना है, तो दूसरे में है 4 एम्पियर करंट, इसमें हो गया 4 एम्पियर करंट, ठीक। तो जिसका करंट वैल्यू ज़्यादा है, बाकी रेडियस दोनों का सेम सेम है, तो उसकी वैल्यू हम थोड़ी सी ज़्यादा दिखाएंगे, है ना। और ये थोड़ा कम है क्योंकि 3 एम्पियर है, तो इसकी वैल्यू थोड़ी कम दिखाएंगे, बट डायरेक्शन वही रहेगा, ठीक। ऐसे बना सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा यही कोएक्सियली है, तो कॉन्सेंट्रिक है, सॉरी कॉन्सेंट्रिक है, तो वो सेंटर हो गया। तो बी एट सेंटर नेट फील्ड वो क्या होगा, रूट अंडर, वही मैग्नीट्यूड ही मांग रहा है आपसे, तो b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो b1 स्क्वायर, तो b1, अब देखिए अब b1 क्या होगा b2 क्या होगा, आप देख लीजिए। तो क्या याद किए थे हम लोग, b1 जो 1 की वजह से है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कुछ नहीं कहा तो 1 रखिए, और आई था 2 पाई था, और बाई आर था, तो आर तो चलिए आर ही रह गया, दोनों का आर सेम सेम है। तो यहाँ पर b1 है i1, तो यहाँ पे 1 कर देंगे, ठीक। बाकी चीज़ तो इसको काट लो आप, आसान पड़ेगा, छोटा करके लिखते हैं, तो म्यू नॉट i1 बाय 2r। तो उसी तरह से b2 क्या होगा, तो म्यू नॉट i2 बाई 2r, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर जो आपका कॉमन टर्म है वो कौन है, म्यू नॉट बाई 2r, म्यू नॉट बाई 2r दोनों में है, तो स्क्वायर करिएगा ना, तो वो स्क्वायर टर्म से बाहर आ जाएगा। तो बाहर कौन आ जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 2r बाहर आ जाएगा, ठीक है। बचेगा आपका अंदर में यहाँ पे i1 का स्क्वायर, बचेगा i2 का स्क्वायर। तो इस तरह का जब केस रहेगा, जो कि रहता है एग्जाम में भी बहुत बार पूछा हुआ है, सो याद रखिएगा। तो इस तरह का एक हॉरिजॉन्टल रिंग और एक वर्टिकल रिंग, और दोनों का सेंटर एक ही जगह पर, तो उसका रिजल्टेंट पूछते रहता है, तो आपको ये वाला चीज़ याद रखना है। अब रही बात वैल्यूज बिठाने की, तो बिठा दीजिए। म्यू नॉट का वैल्यू आपको सब दिया हुआ ही है, SI सिस्टम में है,
तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ है ना, वेबर प्रति एम्पियर मीटर उसका यूनिट होता है। डिवाइड बाय 2 टाइम्स आर की वैल्यू देखिए क्या दिया है वहाँ पे 2 पाई सेंटीमीटर, तो मीटर में बदल लीजिए, -2 कर दीजिएगा, है ना। यहाँ बदलना जरूरी है क्योंकि कैंसिलेशन वाला कोई बातें नहीं, आर है तो यहाँ पे मीटर में बदलना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रूट अंडर I1, तो एक में करंट हो गया आपका कितने का था, 3 एम्पियर का था, तो 3 का स्क्वायर, और एक में 4 एम्पियर का, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, रूट अंडर करेंगे 5 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 2 पाई इंटू 2, 4 पाई हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों को ऊपर ले जाइए तो 10⁻⁵, ये दोनों सॉल्व हो के 5, तो कहने का मतलब हो गया आपका नेट फील्ड जो हो गया, सरिया के लिखते हैं 5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ऐसा यूनिट में हो गया, है ना। इसलिए ऐसा यूनिट में बदलना जरूरी था, यहाँ भी 2 पाई सेंटीमीटर था तो उसको मीटर में बदल लिया, क्योंकि ऊपर कैंसिलेशन थोड़े ना होगा, ऊपर में भी अगर कोई डिस्टेंस रहता और वो सेंटीमीटर में होता तब भले नहीं भी बदलते तो कैंसिल होके आ जाता, ठीक ना। जैसे पिछले प्रॉब्लम में कैंसिल हो गया तो ऊपर नीचे एक जैसे टर्म्स थे, यहाँ नहीं है तो बदलना पड़ेगा। तो ये आपका जवाब हो गया 5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है। तो इस तरह के सवाल रहते हैं आपको, तो ये सब छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पर, इस सबको बढ़िया से समझ लीजिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, और उसका बहुत सारा एप्लीकेशंस पढ़ना होता है, और उस पर भी देखा गया है कि जो नीट है आपका एक साल छोड़ एक साल आपको एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पर एक आध क्वेश्चन आपको पूछ ही लेता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से करके समझ के क्लियर कर लीजिए, फिर हम लोग जल्दी मिलते हैं, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ऑल द बेस्ट।